प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के ये 3 मंत्र दिए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे अक्षरशः यहां लागू किया। जो रिफॉर्म किए गए उसके परिणाम सामने आए। सरकार ने जो परफॉर्म किया आज उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यवसाय की सुगमता क्या होनी चाहिए, व्यापक संशोधन किए, उस प्रकार की नीतियां बनाई गई। आज परिणाम है, देश के अंदर अगर दुनिया के अंदर भारत निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य है तो देश के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा गंतव्य बना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 16 नंबर 2015-16 में उत्तर प्रदेश 16वें नंबर पर था और आज उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर आ गया है। टूरिज्म में यानी गंगा मैया की कृपा उत्तर प्रदेश पे बरसती है। महाराज भगीरथ गंगा को लेकर इसी उत्तर प्रदेश में आए थे। भगवान राम का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, बाबा विश्वनाथ का धाम उत्तर प्रदेश में, तमाम शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश में। देश की स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश, आध्यात्मिक पर्यटन का हो या फिर उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म का, हेरिटेज टूरिज्म का, या फिर इस देश के अंदर देश की स्वाधीनता आंदोलन को नई दिशा देने वाला कार्य उत्तर प्रदेश की अग्रणी भूमिका रही। कभी ध्यान नहीं दिया गया। अपने नाम पे स्मारक बन रहे हैं, अपने नाम को महिमामंडित करने के प्रयास जरूर हुए। अयोध्या की तरफ लोग झांकते नहीं थे। आज तो हर व्यक्ति कह रहा है कि राम तो हमारे भी हैं। काशी की तंग गलियां जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप काशी विश्वनाथ धाम के रूप में दुनिया के अंदर भारत के पौराणिक वैभव को प्रस्तुत करने जा रहा है, किससे छुपा हुआ है? पुरातन काया में नए कलेवर के साथ काशी। ब्रज तीर्थ विकास परिषद, भगवान कृष्ण की लीला। बहुत लोग दावा कर रहे थे 2017 के पहले। लोग क्या कहते थे कि हम कंस की मूर्ति लगाएंगे, और जब हमने मानसिकता चेंज की, आज ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से ब्रज क्षेत्र का पूरा विकास हो रहा है। सभी स्थल तीर्थ घोषित हो चुके हैं। सभी लोगों को तो मौका मिला था, ये काम ये भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। पहले राम, कृष्ण, शंकर, ये सभी उनके लिए सांप्रदायिक दृष्टि थी। और आज जब लगता है कि अब ये बृहद समाज माफ नहीं करने वाला है, तो सब लोग अब दंडवत होकर के कहते हैं, साहब हम भी राम के भक्त हैं, हम भी कृष्ण के भक्त हैं, हम भी शंकर के भक्त हैं। चेंज, ये विचारधारा की जीत, और मुझे लगता है हम जैसे लोगों के लिए सबसे बड़ी विजय है। क्योंकि जिस कार्य के लिए हम कहते थे, आज वो कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर व्यक्ति लगा है लाइन पे, होड़ लगी है। कुंभ कैसे होना चाहिए? कुंभ प्रयागराज 10,000 वर्षों से अधिक का लिखित इतिहास जिसका है, दुनिया का पहला गुरुकुल महर्षि भारद्वाज ने जिस प्रयागराज में स्थापित किया था। आखिर बहुत सारे लोगों को अवसर मिला था कुंभ का आयोजन करने का, प्रदेश में सत्ता में रहने का। कुछ लोगों को दशकों तक मिला, कुछ लोगों को कई बार मिला, बार बार मौका मिला। वे भी कर सकते थे, लेकिन सोच नहीं थी। क्योंकि कुंभ का मतलब उन लोगों को लगता था कि अगर हम कुंभ के आयोजन के लिए कुछ कर लेंगे तो फिर टोपी लगा के मुबारकबाद नहीं दे पाएंगे। आज टोपियां उतर गई हैं सबकी, आज सब गायब। क्योंकि कुंभ ने सबको ढक दिया है, सबको डाइल्यूट कर लिया है। वैश्विक स्तर पर उत्तर प्रदेश का प्रयागराज कुंभ और मां गंगा की कृपा ऐसी, इतना सुंदर, इतना सुरक्षित, इतना सुव्यवस्थित आयोजन, 24 करोड़ श्रद्धालु एक जगह एक स्थान पर आकर के
इसमें सहभागी बने, ये उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। ये श्रेय भी तो उत्तर प्रदेश को जाता है। आज पर्यटन में उत्तर प्रदेश, हम लोग जब 2017 में आए थे चौथे 5वें स्थान पर था, आज नंबर 1 पर है। सबसे अधिक टूरिस्ट कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वो भूमि है, हर व्यक्ति आता है। उसके बहुत सारे कारण हैं, सरकार की सुविधाएं हैं, सरकार के द्वारा किए गए प्रयास के कारण सुरक्षा है, सरकार के द्वारा जो नए नए प्रयास किए गए हैं, आज जो परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर और ईज ऑफ लिविंग में, लोगों के जीवन की सुगमता, ये सुगमता हर एक फील्ड में, निवेशकों को सुरक्षा का माहौल देना, सेक्टोरियल पॉलिसीज के माध्यम से उनको निवेश के लिए प्रदेश के अंदर उस प्रकार का वातावरण देना, एक कॉमन मैन के लिए उस प्रकार की सुविधा प्रदेश के अंदर देना, और एक अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए किसी को आवास की सुविधा देना, किसी को शौचालय की सुविधा देना, किसी को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा देना, किसी की रोड कनेक्टिविटी दे देना, किसी को गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से उसको राशन कार्ड उपलब्ध करा देना। महोदय, हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। दुनिया के अंदर जितनी भी महामारी आई है, भगवान करे ये महामारी कहीं ना आए, लेकिन महामारी के अपने त्रासदी रही है। महामारी से, बीमारी से भी लोग मरते रहे हैं, और बीमारी से ज्यादा भूख से मौतें हुई हैं। 1918 से लेकर 1926-27 तक स्पेनिश फ्लू के कारण दुनिया के अंदर सर्वाधिक मौतें होने के अब तक रिकॉर्ड हैं। मैं भी उन आंकड़ों में आऊंगा। और अगर आप देखेंगे ये सन्यासी विद्रोह, जिस पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को वंदे मातरम लिखना पड़ा था, आखिर ये क्या है? ये उस समय की महामारी की त्रासदी के बीच में सरकारी संवेदनहीनता का एक जीवंत उदाहरण भी प्रस्तुत करता है, जहां पर लोग उस समय की भीषण अकाल में भूखे मर रहे हैं। सरकारें संवेदनहीन थी, और हम आभार व्यक्त करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी का, कोरोना महामारी के बावजूद जीवन को भी बचाया, जीविका को बचाने के लिए भी हर संभव प्रयास हुए, और हर एक गरीब को फ्री में अन्न उपलब्ध कराने का कार्य भी किया था। एक गरीब को अन्न उपलब्ध हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष को यह बुरा लग रहा है। यानी अगर किसी को फ्री में चावल मिल रहा है, फ्री में गेहूं मिल रहा है, फ्री में अन्य सुविधाएं मिल रही हैं, तो मुझे लगता है ये बुरा नहीं। और फ्री में भी अगर उसको ले जाने के लिए बैग भी दिया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है क्यों नेता प्रतिपक्ष को इसका ये चीजें अच्छी नहीं लग रही। महोदय, इन लोगों को तब भी बुरा लगा था जब हम लोगों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना चलाई थी। यही सदन है। हमारे नेता प्रतिपक्ष बहुत भोले वाले हैं, बाद में अपनी बात से भूल भी जाते हैं। उन्होंने तब भी कहा था कि गरीबों का अपमान है, और मैं इस सदन को अवगत करा रहा हूं कि पिछले 4-4.5 वर्ष के दौरान 1,52,000 कन्याओं की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से की है। आखिर वो बहन और बेटी किसी की तो है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से उसका शादी विवाह हो रहा है, और उसको एक नए जीवन में प्रवेश कर रही है। इस सरकार को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इन जनप्रतिनिधियों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को सौभाग्य प्राप्त होता है ये जाके कन्यादान कर सके वहां। इससे बड़ा दान और क्या हो सकता है? और उसका भी विपक्ष ने तब विरोध किया था। ये गरीबों का विरोध है। यानी ये दिखाता है कि हमारे विपक्ष के मित्र जमीन पर चलने के आदी नहीं हैं। अगर जमीन पर चलने के आदी होते तो एक गरीब की पीड़ा को सुन रहे होते, और गरीब की पीड़ा को अगर इन्होंने सुना होता तो संभवतः ईज ऑफ लिविंग के उस लक्ष्य को, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में प्रारंभ किया था, उसको पिछली सरकारें भी अच्छे ढंग से लागू कर पाती।
अगर ईज ऑफ लिविंग के मुद्दे पे मैं शौचालय की बात करूं, प्रदेश के अंदर 2014 से 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन लागू हुआ था। 2014 से लेकर के मार्च 2017 तक प्रदेश के अंदर कुल 27,68,000 शौचालय बन पाए थे। और महोदय, मार्च 2017 से लेकर के अगस्त 2 अक्टूबर 2019 तक हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 2,61,00,000 शौचालय बनाए हैं। गरीबों के ही बनाए हैं। वो कोई गरीब था, गांव का कोई गरीब था। हां, हमने किसी की जाति नहीं देखी, हमने किसी का क्षेत्र और किसी का मत और किसी का मजहब नहीं देखा। आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ होने के बाद से लेकर मार्च 2017 तक मात्र 10,000 लोगों के आवास स्वीकृत हो पाए थे, मात्र 10,000 आवास। और महोदय, आज मैं सदन से आपको अवगत करा रहा हूं, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में हमारी सरकार अब तक 40 लाख लोगों को एक एक आवास दे चुकी है। विद्युत कनेक्शन 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में कुल 1,64,00,000 लोगों को विद्युत कनेक्शन मिले थे। और पिछले 4-4.5 वर्ष के दौरान, 4.5 वर्ष का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है। आज हमारी सरकार को 4 वर्ष 5 महीने का कार्यकाल हमारा पूरा हुआ है। 19 अगस्त है आज। लेकिन महोदय, इस दौरान हम लोगों ने, यानी इस दौरान 1,40,00,000 के आसपास लोगों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं, निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। यानी 2,94,00,000 से अधिक लोगों को अब तक विद्युत कनेक्शन दिलाए जा चुके हैं। इसके लिए विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया। जिन गांवों ने कभी बिजली देखी नहीं, वहां बिजली पहुंचाने का काम हुआ सौभाग्य योजना के अंतर्गत। और इस कार्यक्रम को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया। इसमें भी कोई भेदभाव नहीं हुआ, ये हिंदू का है, ये मुसलमान का है, ये फलानी जाति का है, ये फलानी जाति का, ये भी नहीं देखा गया। ये हमारा समर्थक है, ये विरोधी है, ये भी नहीं देखा गया। सब हमारे हैं। उत्तर प्रदेश हमारे लिए तो उत्तर प्रदेश परिवार है। हमारे लिए वो संकुचित सोच नहीं है कि हम एक परिवार को लेकर के चलें, फिर उसका जो है गीत गाने लग जाएं, वही सब हो जाए। हमारे लिए पूरा उत्तर प्रदेश परिवार है। 24 करोड़ लोग हमारे परिवार के हिस्से हैं। इसलिए विकास होगा तो सबका होगा, और उन सबके विकास के लिए कार्यक्रम किए गए। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में महोदय 1947 से लेकर के 2016 तक उत्तर प्रदेश में कुल 2,47,00,000 लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन मिले थे। और अब 3,94,00,000 लोगों को अब तक रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। यानी हर एक व्यक्ति के जीवन को खुशहाल कैसे बनाया जा सकता है, इस दिशा में सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों के परिणाम आज जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड के दौरान 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन उपलब्ध कराया गया। पहली लहर में भी अप्रैल 2020 में 20 से लेकर के नवंबर 2020 तक, और दूसरी लहर में मई 2020 से लेकर के नवंबर 2020 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से, और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मई जून जुलाई अगस्त 3 महीने का खाद्यान्न राज्य सरकार के स्तर पर उन सभी गरीबों को उपलब्ध करवाने का कार्य किया, निःशुल्क उपलब्ध कराने का कार्य किया।
यह पहली महामारी है जिस महामारी में एक भी गरीब भूखों नहीं मरा। हमें महामारी को स्वीकार तो करना पड़ेगा कि महामारी है। हम बीमारी को ही नहीं स्वीकार करेंगे तो फिर बीमारी के उपचार के लिए, बीमारी से बचाव के लिए कोई अभियान आगे नहीं बढ़ सकता। हमें बीमारी को स्वीकार करना होगा और बीमारी के बचाव के प्रति जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी। बचाव के लिए उपाय करने पड़ेंगे, सुरक्षा के लिए उस प्रकार की व्यवस्था देनी पड़ेगी। और यह हुआ भी। अगर हम लोग अभी यहां पर नेता प्रतिपक्ष अपने कुछ नए आंकड़ों के साथ आए थे, बोल रहे थे। आंकड़ों के साथ बोलते इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें मालूम है कि आंकड़े उनके सब झुटला दिए जाएंगे। जनता जानती है इस बात को। और इसीलिए नेता प्रतिपक्ष, मैं तो दौड़ के इसीलिए आ रहा था कि मैंने कभी क्यों इतनी हल्ला क्यों हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष इतनी जोर से बोल रहे थे जैसे मुझे कभी कभी वो लगता है, लेकिन सज्जन हैं, अच्छे हैं, अपनी बातों को कभी कभी भूल जाते हैं। और मैं इसीलिए बताना चाहता हूं महोदय, ये महामारी है और महामारी में हमें हर एक व्यक्ति को बचाव के वे सारे उपाय करने चाहिए जिससे हम प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचा सकें। किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, यह देश की लड़ाई है। देश को सुरक्षित करने की लड़ाई है। इस महामारी से बचाव की लड़ाई है। जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ, जिस समर्पण भाव के साथ यह देश इस लड़ाई को लड़ रहा है, हम सबका दायित्व बनता है कि हम सब उसका हिस्सा बने। लेकिन इस महामारी के दौरान भी जो कार्य किए गए वो सबके सामने है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूछ रहे थे कि हम आंकड़े जानना चाहते हैं और मैं आपको आंकड़ा ही लेकर के आया हूं आपके पीछे, आपको बताने के लिए। देश का भी लेके आया हूं, दुनिया का भी लेके आया हूं और उन राज्यों का भी लेके आया हूं जहां आपके मित्रों की सरकार है, वहां का भी आंकड़े मैं आपको दिखाना चाहता हूं। महोदय, पहले मैं दुनिया के आंकड़े देता हूं कोरोना के। दुनिया की कुल आबादी आज के दिन पर है लगभग 7.8 अरब, यानी 775 करोड़ के आसपास दुनिया की पूरी आबादी है। और इसमें कुल केस हैं 21 करोड़ से ज्यादा। मौतें हुई हैं 44 लाख से ज्यादा। रिकवरी रेट है 89.57% दुनिया का। देखिए, नोट करते रहिए। अब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की बात कर रहा हूं मैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका माना जाता है। यह माना जाता है उसके पास अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे हर व्यक्ति को फ्री में उपचार हो रहा है। हमारे कई मित्र जब कोरोना की दूसरी लहर उत्तर प्रदेश और देश के अंदर थी तब कहते थे कि वहां के मॉडल को अपनाना चाहिए, वहां का मॉडल अच्छा होगा। उन्होंने इतने लोगों को वैक्सीन दे दिया है। अमेरिका की कुल आबादी है 33 करोड़। कुल केस हैं 3 करोड़ 80 लाख। नोट करते जाइए। गुड्डू जमाली जी, आप भी नोट कर लीजिए, आप पढ़े लिखे हैं, आप याद रखते हैं। मौत हुई है 6,41,000। नोट करते जाइए। रिकवरी रेट है 79.73%। 79 जानते हैं ना, 79.73%। ये अमेरिका का है। अब एक और देश जहां आप लोग अक्सर जाने की ख्वाहिश पाले रखते हैं, इंग्लैंड। कुल आबादी है 6.6 करोड़, यानी 6 करोड़ 60 लाख। केस हैं 63 लाख। कुल मृत्यु हुई है 1,31,000 और रिकवरी रेट है
77.1%। ब्राजील, कहते हैं उत्तर प्रदेश और ब्राजील की आबादी लगभग बराबर है। ब्राजील में कुल केस हैं 2 करोड़, डेथ हुई है यानी कुल मौत हुई है 5,70,000। रिकवरी रेट है 92.5%। अब मैं आता हूं महाराष्ट्र पर। कहते हैं देश के अंदर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र अर्थव्यवस्था में देश के अंदर नंबर 1 पर है। महाराष्ट्र की आबादी उत्तर प्रदेश की आधी आबादी है, लगभग 12 करोड़ की आबादी महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र के अंदर कुल केस हैं 64 लाख, मौत हुई है 1,39,000। रिकवरी रेट है 96% यानी 96%। केरल, दुनिया प्रदेश के अंदर यह माना जाता है कि सबसे पढ़ा लिखा राज्य है केरल। आबादी है 3,46,00,000, कुल केस हैं 37 लाख, मौत हुई है 18,743। यानी केरल की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी का लगभग 8वां हिस्सा है और रिकवरी रेट है 97.5%। और अब मैं आता हूं भारत के अंदर। देश की कुल आबादी है 130 करोड़, कुल केस हैं 3.23 करोड़, कुल डेथ हुई हैं 4.3 यानी 4,33,000। रिकवरी रेट है 97.5% यानी 97.5%। और महोदय अब मैं आ रहा हूं उत्तर प्रदेश पर। आबादी है 24 करोड़, कुल केस हैं यानी कुल केस कोरोना की अब तक हुए हैं 17,08,000। दोनों मिलाकर के मार्च 2017 से लेकर के अब तक कुल मौत हुई है 22,783। आज तक का डाटा दे रहा हूं। रिकवरी रेट है 98.6%। सबसे अंदर सबसे अच्छा मैंने दुनिया का भी दिखाया है, देश का भी दिखाया है। देश के अंदर सबसे पढ़े लिखे राज्य का भी दिखाया है, सबसे प्रगतिशील राज्य का भी दिया है और उत्तर प्रदेश का भी दिया है। अब आपको अपनी उपलब्धियों पर गौरव की अनुभूति नहीं होती तो गलती मेरी नहीं है, आपकी। ये आंकड़े ये पब्लिक पोर्टल पे हैं और ये आंकड़े भारत सरकार के वेबसाइट के हिस्से होते हैं। दूसरा देखिए, इसमें सरकार की कम और संस्थाओं के द्वारा किए जाने वाले योगदान ज्यादा होते हैं। आईसीएमआर जुड़ा हुआ है इसके साथ। देश की प्रतिष्ठित संस्थाएं जुड़ी हुई हैं जो इस महामारी के दौरान कोरोना के वैक्सीन बनाने के लिए जिन्होंने योगदान दिया है। इसलिए वैज्ञानिकों का सम्मान करने की आदत हमारी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वे देश के लिए काम कर रहे हैं। आंकड़े छुपाने से उनका काम नहीं चलता है। आंकड़े जितना भी प्रकाशित करेंगे उस पर जितना उनका कार्य होगा, उनके होमवर्क को उतना आगे बढ़ाएगा। देश के अंदर आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन आपकी उपलब्धि क्या थी? जब कोरोना आया था तब उत्तर प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग की एक भी लैब नहीं थी, एक भी लैब नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग लैब, मैं कहता रहा हूं देश के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये पहले से है। पुणे में इसकी जांच हो रही थी और पहला केस आया था तो हमने सैंपल पुणे भेजे थे।
और आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता अर्जित कर ली है। 4 लाख टेस्ट आपके बलिया में भी टेस्ट होने शुरू हो गए हैं। हाँ हो गए, मैं तो अभी बलिया होके आया हूं। अब आपको फुर्सत नहीं मिलती है तो मैं तो होके आया हूं। मैं बाढ़ क्षेत्र का भ्रमण करके भी आया हूं। अब जमीन पे मैं हूं या आप हो, अब यही से पता लग जाएगा। हवाई नहीं, मैं जमीन पे भी गया था, राहत बांट के आया हूं। दूसरा, वैक्सीनेशन, यानी अब तक हम लोग लगभग आज हम लोग 7 करोड़ लोगों का टेस्ट पूरा कर चुके होंगे। अब तक 7 करोड़ टेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे हो चुके होंगे। 6 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है, फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन, फ्री वैक्सीन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबको दिया है। ये वैक्सीन सबके लिए। रिकवरी रेट सबसे अच्छी, पॉजिटिविटी रेट सबसे कम 0.01% उत्तर प्रदेश के अंदर है। मृत्यु दर सबसे कम, आबादी सबसे ज्यादा, और ये आंकड़े हैं हमारे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सदैव वहां बैठे रहें और 2022 में भी आपको बैठने का अवसर मिले। मेरी कामना है, यद्यपि देखिए आपके खिलाफ भाजपा का प्रत्याशी लड़ेगा तो मुझे प्रचार में जाना है और परिणाम क्या होगा ये भी आप जानते हैं, लेकिन सदन में तो मैं कामना कर ही सकता हूं आपके लिए। आने की अपील करके आएंगे। महोदय, राशन की बात कर रहे थे, गरीब को राशन कह रहे थे 60 रुपए का खाद्यान्न और 150 रुपए का बैग। बैग 150 रुपए का नहीं है, नहीं, कुल 45 से 48 रुपए का बैग है। बैग 15 किलो का भी है और 25 किलो का भी है। मजबूत बैग है, वाटरप्रूफ बैग है और खाद्यान्न लेकर के आराम से निकल सकता है, जा सकता है। हर एक लाभार्थी को इसलिए दिया जा रहा है, बहुत सारे गरीब हैं जिनके पास नहीं होता है, नहीं लेके जा पाते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आपको ये लगता है कि गरीब को नहीं मिलना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार तो बार बार इन गरीबों का समर्थन करेगी, उनको हर प्रकार की सुविधा देगी और हम लोग उसी के लिए आए हैं। महोदय, इस दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का हर एक तबके को लाभ दिया गया। अभी कांग्रेस की नेत्री कह रही थी यहां पर कि बहुत सारी बातें उन्होंने यहां पर कही। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को कोरोना से जो बच्चे अनाथ हो गए थे उन बच्चों के लिए सरकार लेके आई। उत्तर प्रदेश सरकार पहली सरकार है जिसने लागू किया। उन गरीब बच्चों को अटल आवासीय विद्यालयों में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ उन बच्चों के लिए 4000 रुपये मासिक एक छात्रवृत्ति भी सरकार ने घोषित की है और उसकी पहली 3 माह की किस्त उन बच्चों को दे भी दी गई है। निराश्रित हुई महिलाओं के लिए भी हम एक योजना लेकर के आ रहे हैं, अभियान चल रहा है, बहुत जल्दी हम उसको भी लॉन्च करने जा रहे हैं। कोरोना कालखंड के अंदर जो लोग कोरोना के बगैर, जिन लोगों का जीवन, अमूल्य जीवन समाप्त हुआ, उनके परिवार में भी कोई बच्चे इस प्रकार के होंगे, उनको भी हम आच्छादन के लिए योजना लेके आए हैं, उनको भी हम कवर कर रहे हैं। और हर एक तबके के लिए सरकार पूरी ईमानदारी, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और उसको आगे बढ़ाने के अपने लक्ष्य को लेकर के चल रही है। महोदय, मुझे इस अवसर पर बहुत कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार के कार्यक्रम के साथ हम जुड़े हुए हैं, अगर उसी के साथ हम लोग चलेंगे तो अच्छा रहेगा। विस्तार तो काफी ज्यादा है। हम लोगों ने जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया था, एक बात जो बेरोजगारी की बात हमारे नेता प्रतिपक्ष के द्वारा अपने शुरुआती भाषण में की गई थी और
कांग्रेस की नेत्री कह रही थी कि नौकरी कहां लगी है। मुझे लगता है मेरी बात को अगर नोट कर लेंगे तो मुझे आंकड़े नोट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप लोग नोट कर लेंगे तो आपको याद रहेगा कि आप लोग भी अपने भाषण में कह सकेंगे कि इस सरकार ने इतने लोगों को नौकरी दी है। नोट कर लेंगे, अच्छा रहेगा। देखिए 1.5 लाख हम लोगों ने शिक्षक भर्ती किए हैं, 1,26,000 के आसपास बेसिक शिक्षा परिषद में, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षाओं को लेंगे 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई है। पुलिस आरक्षी, पुलिस सब इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी आदि की जो नियुक्ति की प्रक्रिया हुई है, लगभग 1.5 लाख से ऊपर इनकी भर्ती हुई है। 3 लाख तो यही 2 विभागों का मैं आपको दे दे रहा हूं। बाकी अन्य सभी विभागों को अगर आप देखेंगे, इसमें विद्युत विभाग भी है, जल शक्ति विभाग है, अन्य सभी विभागों का अगर आप देखेंगे तो अन्य सभी नियुक्तियों को लेकर के 4.5 लाख पंक्ति है। 4.5 लाख लोगों से कम की नौकरी नहीं मिली है और नौकरी की प्रक्रिया निरंतर आगे चले, सरकारी नौकरी है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति, किए गए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर हुए निवेश, निजी निवेश, सरकारी निवेश के कारण 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को वहां पर नौकरी और रोजगार से जोड़ने का कार्य भी हुआ है और 60 लाख से अधिक नौजवानों को स्वतः रोजगार से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर किया है। और मैं तो ये सोचता था कि कांग्रेस नेत्री महिला होने के नाते मुझे इस बात के लिए धन्यवाद देंगे कि पुलिस की भर्ती में 20,000 तो केवल महिला आरक्षी भर्ती हुए हैं और 20,000 से अधिक। आपको तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए था कि अभी पंचायत चुनाव हुए हैं, पंचायत चुनाव में 33% महिला आरक्षण है और महिलाओं में अगर आप देखेंगे प्रधान क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यों में 46% जीते हैं, ब्लॉक प्रमुख में 56% जीते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष में और भी ज्यादा जीते हैं। अब इतनी अधिक संख्या महिलाओं का प्रतिनिधि, उनको भय हो सकता है महिलाओं से, आपको भले न हो, हम तो कर रहे हैं। नहीं, आरक्षण आप लेके आएंगे, आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। वे महिला कल्याण की बात करते हैं, महिला कल्याण की बात वे लोग कर रहे हैं जो एक दुर्दांत माफिया को अपने राज्य में शरण देकर के उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। एक होड़ लगी थी उस दुर्दांत माफिया को अपने पक्ष में करने के लिए, अभी भी लगेगी। चुनाव आ रहे हैं लेकिन सिनेरियो बदला है। अब माफियाओं को जो भी अपने साथ लेके जाएगा उसको मालूम है कि उसके बाद फिर पीछे पीछे बुलडोजर भी घूमता हुआ जाएगा। ये परिस्थितियां बदली हैं। अब हम देख रहे थे हमारी सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त ही नहीं की बल्कि ध्वस्त भी की है। ये राज्य की संपत्ति थी, इन्हीं गरीबों की थी। और हम तो आवास की योजना बना रहे हैं। इन माफियाओं ने जिन जमीनों पर कब्जा करके अपनी हवेली खड़ी की थी वहीं ध्वस्तीकरण करके गरीबों के आवास बनेंगे। एक गरीब जाएगा वहां पे, एक गरीब रहेगा वहां पे, एक दलित रहेगा वहां पर। यह है सामाजिक न्याय। इन माफिया और अपराधियों को सिर में ढो करके हमारी सरकार नहीं चली है। इन माफियाओं को ढोने वाले लोग प्रदेश के पूरे परसेप्शन को खराब किए थे।
पहचान का संकट आया था। और जहां तक बेरोजगारी की आप बात करेंगे, कोरोना कालखंड ने साबित किया उत्तर प्रदेश में दम है, और उत्तर प्रदेश की दमदार सरकार वह कार्य करके दिखाएगी भी। 2016-17 में 17% से अधिक, यानी 17.5% से अधिक बेरोजगारी दर थी उत्तर प्रदेश में, और आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर 5% से नीचे आई है। और सरकार इस कार्य को, ये मेरे आंकड़े नहीं भैया, थोड़ा पढ़ने की आदत भी डाला करिए भैया। जमीन पर रहने की आदत डालेंगे तो कुछ सीखेंगे, अच्छी दे पाएंगे, लोगों को भाषण दे पाएंगे। देखिए, भाषण जो है, मंचों पे आप जब गलत भाषण दे के आते हैं, पब्लिक भले उस समय करेगी, पीछे कोसती है, बाद में बोलते हैं कि बड़ा झूठा बोल के चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, तथ्यों पर बोला जाना चाहिए, आंकड़ों पे बोला जाना चाहिए, और मजबूती के साथ बोला जाना चाहिए। कुछ नहीं जी, सही बात हम बोल पाएंगे। आज देखिए, आज का नौजवान अब बहुत स्मार्ट हो चुका है, बहुत तेज हो चुका है, हर एक चीज की ध्यान रखता है। वो टेलीविजन नहीं देखता होगा, लेकिन उसको जानकारी है कहां पे कौन क्या कर रहा है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना, वो आप लोगों की इन हरकतों से बहुत उसको पसंद नहीं आती है। और मैं इसीलिए आप वो जो ये अनुपूरक बजट आया है, इसीलिए हम लोग आए हैं आपको सावधान करने के लिए। हाँ, आप सावधान हो जाइए। हमने बिजली इसीलिए घर घर पहले पहुंचा दी है कि अब नौजवान को अपना मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए, स्मार्टफोन चार्ज करने के लिए दूसरे गांव नहीं जाना पड़ेगा, हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई। और मैं तो कांग्रेस नेत्री से भी कहूंगा, थोड़ा क्षेत्र में भी ध्यान दिया करें, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि गांव में 16 से 18 घंटे बिजली मिल रही है, नगरीय क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली मिल रही है। दूसरा रहता नहीं है अभी थोड़ा, तो उसमें बिजली बिना भेदभाव की बिजली, और हम लोग बिना भेदभाव के बिजली 16 से 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में, 18 से 20 घंटे तहसील मुख्यालयों पर, 23 से 24 घंटे जिला मुख्यालयों पे बिजली दे रहे हैं, और 2017 से दे रहे हैं, 2017 से दे रहे हैं। ये सरकार की गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए सरकार की नीति का हिस्सा है, हम कर रहे हैं। हमें लोगों के घर में, गरीब के घर में रोशनी अच्छी लगती है, आपको अंधेरा अच्छा लगता था, आपने वो काम किया। हमें रोशनी अच्छी लगती है, हमने वो काम किया। कुछ लोगों को अपने स्वयं के स्मारक बनाने में रुचि होती है, कुछ लोगों को देश के महापुरुषों के स्मारक बनाने में अच्छा लगता है, हम लोगों ने ये काम किया। हमें देश के महापुरुषों का, वीर योद्धाओं का, या अपने पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा से जुड़े हुए जो स्थल थे, उनके सौंदर्यीकरण के कार्य हमें अच्छे लगे, हम वो काम कर रहे हैं। हम मां विंध्यवासिनी धाम का वहां पर सुंदरीकरण का काम कर रहे हैं। हर एक की अपनी पसंद होती है, अपनी होती है, हम वही काम कर रहे हैं। और महोदय, इसलिए कोरोना के बावजूद, कोरोना महामारी ये महामारी है, असावधानी नहीं हो सकती, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हो सकती है, और हम लोग इसीलिए उसको लेकर के लगातार काम किए। हर एक व्यक्ति काम किया, अपने स्तर पर उसने प्रयास किए। उस दौरान भी सरकार ने, उत्तर प्रदेश ने बहुत सारे नए प्रयास किए, नए मॉडल यूपी ने दिए, जैसे निगरानी समितियों का मॉडल WHO ने सराहना की, नीति आयोग ने सराहना की। ऑक्सीजन ऑडिट का मॉडल, 24 करोड़ की आबादी में 700 मीट्रिक टन से हम ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहे थे। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने वायुसेना के विमान हमें उपलब्ध करवाए, ऑक्सीजन एक्सप्रेस उपलब्ध कराई, टैंकर्स उपलब्ध कराए। ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में हमें और आसान हुआ, और बाद में बढ़ा करके हम इसको 1000 टन तक लेकर के गए। लेकिन ये ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए आज उत्तर प्रदेश PM केयर के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी निधि से, आप सब लोगों ने अपनी निधि से योगदान किया। आज हम लोग प्रदेश के अंदर 560 के आसपास ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, जिसमें 300 से अधिक स्थापित हो चुके हैं। 300 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। और उस दौरान हम लोगों ने
जीवन भी बचाने का पूरा प्रयास किया और जीविका को भी बचाने का प्रयास किया। कोई उद्योग धंधा बंद नहीं होने दिया। काम धंधा वहां पे हमने कोविड केयर सेंटर बनाए, कोविड हेल्प डेस्क बनाई, लेकिन कार्यक्रम हमारे निरंतर चलते रहे और निगरानी समितियों ने बहुत अच्छा काम किया। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, ग्राम प्रधान, क्षेत्र वहां के जो पार्षद नगरीय क्षेत्रों में थे, बहुत सराहनीय कार्य किया। मैं इनका सबका अभिनंदन करता हूं। कोरोना वॉरियर्स ने जो सेवा का अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की, उन सबका अभिनंदन करता हूं। लेकिन विभिन्न विभागों के लिए भी स्वीकृति जारी करने में कोई कोताही नहीं की। कोरोना के बावजूद जानते हुए अप्रैल से लेकर के अप्रैल, मई, जून 3 महीने लगातार सेकंड वेव के उसमें था प्रदेश, तो भी स्वीकृतियां जारी की गई। चाहे वह चिकित्सा शिक्षा का 9,141 करोड़ रुपए में से 4,262 करोड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 10,840 करोड़ में से 7,850 करोड़, परिवार कल्याण में 10,351 करोड़ में से 10,130 करोड़, भारी और मध्यम उद्योग में 14 करोड़ 14,987 में से 5,989 करोड़, लोक निर्माण विभाग 22,582 में से 3,729 करोड़, सिंचाई विभाग 18,899 में से 5,329 करोड़, नमामि गंगे में, ऐसे अलग अलग विभागों में स्वीकृतियां जारी करने में भी तेजी लाई गई और बेहतर तरीके से इन सभी कार्यक्रमों को सरकार आगे बढ़ा रही है। इन चीजों को तेजी के साथ सरकार ने आगे बढ़ाया है। हमारे स्कूल, कॉलेजेस 9वीं क्लास से लेकर के ऊपर की सभी संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। 23 अगस्त से हम लोग 6ठी से लेकर 8वीं तक की क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। 1 सितंबर से हमारा प्रयास है कि हम बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल को भी खोलें। कोरोना पर हमारी नजर है और मुझे बताते हुए आज कोरोना प्रदेश के अंदर भी नियंत्रण में है। आज प्रदेश के अंदर कुल आज के केसेस देखेंगे तो मुझे लगता है केवल 32 केस प्रदेश के अंदर है और एक्टिव केस अगर आप देखेंगे 400 केस हैं। कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण, लेकिन साथ साथ सावधानी और सतर्कता पूरी बरतने का प्रयास सरकार के स्तर पर चल रहा है और उस दौरान हर एक गतिविधि को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य सरकार कर रही है। महोदय, अनुपूरक बजट 7,301.52 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस अनुपूरक बजट में की गई है और इस वर्ष का ये प्रथम अनुपूरक है। इस मामले में मैं जो बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो व्यवस्था की है, यह बजट अलग अलग वर्ष के बजट को हम लोगों ने अलग अलग, पहला बजट 2017 में हम लोगों ने देश के अन्नदाता किसानों को समर्पित किया था। देश के अन्नदाता किसान देश की प्रगति के योगदान देने के लिए जो उन्होंने कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का कार्य किया और इस दिशा में जो प्रयास हुए हैं, ऋण माफी से लेकर के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लेकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रोक्यूरमेंट की योजना, हमें सिखा रहे थे प्रोक्यूरमेंट तो एमएसपी तो हम लोगों ने दिया किसानों को और एमएसपी का लाभ, लागत का 1.5 गुना लाभ पहली बार मिला और एमएसपी तब तक बेमानी है जब तक आप किसान की उपज को खरीदते नहीं। किसान की उपज को खरीदना का कार्य हमारी सरकार ने किया, पूरी ईमानदारी के साथ किया। और विगत वर्ष आप कह रहे थे, नेता प्रतिपक्ष मेरी बात को नोट कर लेते अच्छा होगा, हम लोगों ने गेहूं क्रय रिकॉर्ड मात्रा में किए। देखिए 2016 के भी आंकड़े मेरे पास हैं गेहूं क्रय के। 2016 में समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार थी, नोट कर लीजिए अच्छा रहेगा, आपने जब आप अपनी भाषण में कह ही चुके हैं। महोदय, 6 लाख मीट्रिक टन गेहूं का प्रोक्यूरमेंट आढ़तियों के माध्यम से समाजवादी पार्टी ने 2016 में किया था और हम लोगों ने इस वर्ष कोरोना महामारी के बावजूद 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया। 56 लाख मीट्रिक टन। धान का क्रय कोरोना कालखंड में
हमारी सरकार ने 66 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय प्रदेश के अंदर किसानों से सीधे किया है और पैसा डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में गया है। गन्ना किसानों की बात कर रहे थे, जब हम 2017 में आए थे 2010 से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था। तमाम चीनी मिलें बंद हो चुकी थी, किसानों में निराशा थी, हताशा थी। हम लोगों ने गन्ना मूल्य के भुगतान को और चीनी मिलों को चलाने का जो अभियान चलाया, आज प्रदेश के अंदर 119 चीनी मिलें हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड में भी चलाई हैं और अब तक 1,41,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान भी किए हैं। 81% से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। जो 7-8 हजार के आसपास गन्ना मूल्य का भुगतान है। एक्सपोर्ट खोलने की जैसी तैयारी, एक्सपोर्ट खुलने के साथ ही हम लोग चीनी बिकने, क्योंकि उस चीनी सब सरकार के ही कब्जे में है और चीनी बिकेगी, गन्ना मूल्यों का भुगतान करेंगे। लेकिन नए सीजन के पहले पहले गन्ना मूल्य का भुगतान हो, सरकार का इस पे जोर है, सरकार का पूरा प्रयास रहेगा। लेकिन महोदय, मैं प्रदेश के अपने युवाओं को, जिन युवाओं के कारण यह देश एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है, जिनको हम लोगों ने अब तक रोजगार और नौकरी दी है, जिनके स्वावलंबन के लिए और जिनके लिए हमने देश और दुनिया का परसेप्शन अच्छा किया है, वो जाएगा। यूपी का नौजवान कहीं जाएगा, अब कहीं मुंह छुपाने की नौबत नहीं आएगी, जाएगा गर्व से कहेगा उत्तर प्रदेश से है। ये बात कह सकता था उत्तर प्रदेश का नौजवान। समाजवादी पार्टी के समय ये नहीं होता था, और छुपाता था अपने नाम को, कहता था यूपी नहीं बताता था, वो दिल्ली बता देता था, कहीं और जगह बताता था। नेता प्रतिपक्ष अच्छी तरह जानते हैं इन सब चीजों को, उनको मालूम है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं भी जाएगा, दुनिया उनके लिए पांव पल के पिछा करके बैठा हुआ है, आएगा उसको हम रोजगार और नौकरी देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश में नौकरी और रोजगार हम दे रहे हैं, और इसीलिए इस अनुपूरक बजट को अपने प्रदेश के उन कोरोना वॉरियर्स के साथ साथ अपने प्रदेश के युवाओं को हम समर्पित कर रहे हैं, जिनके लिए कि नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। समूचा जग युवा पीढ़ी तुम्हारे हाथ में है। प्रबल फौलाद सच मानो तुम्हारे गात में है। नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। सफलता तो तुम्हारी बात में है, जज्बात में है। नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। युवा पीढ़ी के जज्बात को नेता प्रतिपक्ष आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने तो जब सरकार में थे नौकरियों को गिरवी रख दी थी, निवेश बंद हो चुका था, दंगे होते थे, नौजवान फंसा दिए जाते थे, झूठे मुकदमे लाद दिए जाते थे। एवरेज हर तीसरे दिन एक दंगा होता था यूपी में। आज क्या है? आज दंगा मुक्त प्रदेश। हाँ, और इसीलिए तो दंगा कौन करेगा? और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया है, हम लोगों ने एक निधि का गठन किया है। सरकार के स्तर पर 3,000 करोड़ रुपए की यह एक निधि प्रारंभ हो रही है। 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट या स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। सरकार स्नातक, प्रास्नातक, तकनीकी और डिप्लोमा करने वाले नौजवानों को हम इस योजना के साथ जोड़ेंगे और उसकी आवश्यकता के अनुरूप डिजिटल एक्सेस भी उसको फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। इस निधि में एक प्रावधान होगा कि हम CSR से भी, अन्य वित्तीय संस्थाओं से भी और विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाओं से भी हम इसमें राशि लेकर के एक बड़ा कोष का गठन करेंगे और हर नौजवान के लिए
मैं अपने सभी सहयोगी मित्रों से कहूंगा, जिन लोगों के सहयोग से यह आज घोषणा हो रही, जिनकी भावनाओं के अनुरूप हो रहा है, उनको तो युवाओं से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि तो युवाओं को पहले ही गलत दिशा में ले जा चुके थे, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लाद चुके थे, दंगे करा करा करके प्रदेश के निवेश की संभावनाओं को ध्वस्त कर चुके थे, तो उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन इधर से जो बैठे हुए हैं उसमें भी तो वे लोग सब समझ रहे हैं, और उन सभी नौजवानों के लिए हमारी सरकार ये भी व्यवस्था कर रही है कि हमारा नौजवान जब किसी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जाएगा तो उसको हम भत्ता भी देंगे। किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाने के लिए एक नौजवान को कम से कम 3 प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने के लिए भत्ता देने का काम सरकार करेगी। इस एक बड़ी योजना को लेकर के 3000 करोड़ रुपए का एक कोष इस अनुपूरक बजट में लेने के लिए आए थे, और युवाओं के लिए था, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा ना कि युवा विरोधी है ये लोग। तो महोदय, दूसरा प्रदेश के अंदर कितना अच्छा काम किया था निगरानी समितियों ने। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और उन लोगों ने अल्प मानदेय पर, जब मैं देख रहा था विपक्ष के बहुत सारे नेताओं को, मैं मानता हूं बहुत सारे लोग कोरोना से संक्रमित हुए, मैं स्वयं संक्रमित हो चुका था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो हिम्मत ही हार दी थी। लेकिन तब भी गांव-गांव, घर-घर वे समितियां जा रही थी, निगरानी समितियां जा रही थी। तो उसमें जो बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायक कार्यकर्ती, आशा संगनी, पीआरडी जवान, रोजगार सेवक, यानी जो अल्प मानदेय पर कार्य करने वाले थे, इन सबके मानदेय पर बढ़ोतरी करने का काम सरकार करेगी। महोदय, मुझे एक और यहां पर घोषित करते हुए प्रसन्नता है कि हमारे सरकारी कर्मचारियों ने इस दौरान तमाम चीजों को कार्य किया है। तो सब जानते हैं किससे नाराज है, जानते हैं, वो जानते हैं। महोदय, कोरोना कालखंड के दौरान सभी विपक्षी नेता होम आइसोलेशन में थे, भगवान करे होम आइसोलेशन में रहे। अगर खन्ना जी बोल देंगे कि आप लोग फील्ड में थे तो मैं मान जाऊंगा। खन्ना जी क्या मानते हैं? आप मानते हैं लोग फील्ड में थे? देखिए, वो कहते हैं, वो कह रहे ज्यादातर लोग तो हॉस्पिटल में थे, तो कहां फील्ड में रहते? अरे आप अपवाद हो सकते हैं, फील्ड में नहीं थे, नहीं काम ज्यादा दर्द नहीं कर रहे थे, भयभीत थे, लेकिन हमारे सरकारी कार्यालय चल रहे थे, सरकारी कामकाज चल रहे थे, सरकारी कार्यक्रम निरंतर चल रहे थे, और इसलिए सरकार ने तय किया है कि 1 जुलाई 2021 से अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान, ये 17% जो संप्रति था, इसमें 11% का अतिरिक्त बढ़ोतरी करते हुए 28% का बढ़ोतरी करते हुए 16 लाख सरकारी कर्मचारी और 12 लाख पेंशनर्स, इनको भी हम लोग प्रदेश शासन की ओर से भत्ते की व्यवस्था इनको हम देने जा रहे हैं, इनको भी देने जा रहे हैं। इसके अलावा चीनी मिलों के गन्ना मूल्य के भुगतान को लेकर के हमने 200 करोड़ की व्यवस्था की है, और मैंने बता दिया है एक्सपोर्ट खुल रहा है। एक्सपोर्ट के खुलने के साथ ही नए सीजन के प्रारंभ होने के पहले 2020-21 तक का गन्ना मूल्य का भुगतान सरकार करा चुकी है। नए सीजन का जो अभी
18-19% गन्ना मूल्य बाकी रह गया है 21-22 का। इसका हम नए सीजन के पहले पहले करा लें। इसके बारे में गन्ना मंत्री की सभी मिलर्स के साथ बैठक संपन्न हो चुकी है और इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। और नए सीजन में चीनी मिलें फिर चलेंगी। किसी भी गन्ना किसान को गन्ना फेंकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शानदार तरीके से सभी चीजें चलेंगी। कोरोना कालखंड के कारण समस्याएं हुई, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए इसकी व्यवस्था भी की गई है। अधिवक्ता, हम लोगों ने हर एक तबके के लिए कुछ ना कुछ किया। कोई कह रहा था महिलाओं के लिए क्या क्या। अगर आप जमीन पे होते तो पता होता कि जनधन अकाउंटधारी महिलाओं के खाते में पैसा गया था कोरोना कालखंड में। निराश्रित महिलाओं की, वृद्धजनों के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित किसानों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, इस सब के लिए गया था। 3 महीने फ्री में उनको रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध कराए गए थे। तो जमीन पर रहते तो कुछ पता रहता, जमीन पर रहते नहीं, इसलिए तो कुछ जमीन का कोई पता नहीं। और महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अधिवक्ता समुदाय को भी एक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। युवा अधिवक्ताओं को हम पहले घोषित कर चुके हैं और ये उन अधिवक्ताओं के लिए जिन्हें सामाजिक सुरक्षा निधि के अंतर्गत कुल 1.5 लाख रुपए की राशि थी, हम इसको 5 लाख रुपया कर रहे हैं और मैं इसके लिए अपने अधिवक्ता समुदाय का भी अभिनंदन करता हूं। निराश्रित गौवंश, क्या 2017 के पहले गौ तस्करी चरम पर थी, इलीगल स्लॉटर हाउसेज खुलते थे, एक भी बार बयान नहीं आते थे नेता प्रतिपक्ष के, नहीं होते थे। पार्टनर रहे होंगे, क्यों करेंगे? स्वाभाविक रूप से सहानुभूति उन लोगों की किसके साथ में हर व्यक्ति जानता। गौ भक्त बोलने से थोड़ा हो जाता कोई गौ भक्त। दूध तो कोई भी पी सकता है, पिएगा भी, पीना भी चाहिए, घर में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी रख रहे हैं, आप भी रख रहे हैं, रखना भी चाहिए। अंतर यह है, मैं गाय का दूध पीता हूं, आप भैंस का दूध पीते हैं। और हम लोग, हमारी सरकार ने ही उत्तर प्रदेश 6 लाख गौवंश हमारी निराश्रित गौ आश्रय स्थल में है। हम लोगों ने वो तो मैं जानता हूं, वो तो देखिए, इस सच्चाई को आप बोल रहे हैं, ये सच्चाई, यही तो नेता प्रतिपक्ष हमारे बोल चुके हैं। उन्होंने पहले कहा कि हम पालते हैं तो दूध पी करके सड़क पे छोड़ भी देते हैं, ये भी सच्चाई है, ये भी सच्चाई है। और महोदय, 3 प्रकार की स्कीम, निराश्रित गौ आश्रय स्थल, दूसरा किसानों को भी हम लोगों ने 4 गौवंश तक रखने के लिए अनुमति दी है। निराश्रित गौ आश्रय स्थल से कोई किसान ले जाता, 90,000 गौवंश इस प्रकार का है जिसे किसान अपने घर में पाल रहा है। पर गौवंश, हर गौवंश पे हम 900 रुपये हर महीने उस किसान को उपलब्ध करा रहे हैं। आप अपने घर में पालिए ना, तो हम आपको उपलब्ध करा देते हैं, डीबीटी के माध्यम से दे देंगे, पैसा ऑनलाइन जाएगा। और तीसरा है कुपोषित माताओं को या कुपोषित बच्चों के परिवार जनों को एक गाय, ब्याही हुई गाय, उसको उपलब्ध करवा देना, और ये उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें भी काफी परिवार आच्छादित हुए हैं और इसमें महिला और बाल विकास विभाग इस योजना के साथ जुड़ करके, पशुपालन विभाग के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही। उसके लिए भी हम लोगों ने अनुपूरक बजट में पैसा दिया, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि किसानों के हित से जुड़ा हुआ है और गौ माता से जुड़ा हुआ है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। मैं सोचता था कि कम से कम बहुजन समाज, ये तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नीतियों के विरोधी पहले से रही समाजवादी पार्टी, पहले से रही, घोषित विरोधी, और इसलिए जनता ने चुनाव के खारिज कर दिया इनको। लोकसभा चुनाव में आप दोनों मिलकर लड़े थे ना, क्या दुर्गति करती जनता। और इसीलिए मैं मानता था कम से कम आप बोलेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का एक स्मारक लखनऊ में हम लोग बनाने जा रहे हैं, उसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है। और ये चीज कम से कम धन्यवाद देते, इसका मतलब अनुपूरक बजट का विरोध किया, आप इस स्मारक का विरोध कर रहे हैं। महोदय, स्वच्छ भारत मिशन, गरीबों के लिए सामुदायिक शौचालय और ओडीएफ प्लस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उसके लिए धनराशि
का प्रावधान किया गया, लोग विरोध कर रहे हैं। ये केवल नारी गरिमा का ही प्रतीक नहीं, यह हमारे लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी भी देने वाला है। और यह धनराशि की व्यवस्था इसीलिए की गई है। अयोध्या और वाराणसी के विकास के लिए भी पैसा, तो हम जानते हैं पहले से घोषित आप विरोधी हैं, तो आप तो इसका समर्थन नहीं करेंगे, समर्थन इधर ही के लोग करेंगे। तो हमारे पक्ष के लोग पहले से इसका समर्थन कर रहे हैं, तो इन्हीं लोगों के प्रस्ताव पर यह भी किया जा रहा है। संस्कृत कार्य हम कर रहे हैं, और मंच, अब चुनाव आए तो मंच सजाने लग गए हैं। अब जगह जगह जाकर के सबको याद आ रही है। संस्कृत बच्चों के लिए आप लोगों ने तो संस्कृत के विद्यालय जानबूझ करके बंद किए थे, और जानबूझ करके बंद किया आप लोगों ने। विद्यालय बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए, उन स्कूलों में नए एडमिशन नहीं होने दिए, उन स्कूलों में नई भर्ती नहीं होने दी। हमारी सरकार ने तय किया है, हमारे महोदय, हम लोगों ने तय किया है हर विद्यालय में, संस्कृत के विद्यालय में जितने शिक्षक पद खाली पड़े हुए हैं, हम लोगों ने जिले के अंदर ही टीम गठित कर दी है। प्रबंधक की अध्यक्षता में जिले के अंदर की टीम तत्काल उन शिक्षकों की मानदेय पर पहले चरण में भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करे, और उसमें कहीं कोई कोताही न बरती जाए। जिसको रोक लगाए थे हम लोगों ने उसको दरकिनार कर दिया। दूसरा, संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए व्यवस्था, उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाती थी, उन बच्चों के लिए भी सरकार ने एक स्कॉलरशिप की व्यवस्था की है, और उसका प्रावधान भी इसमें आज किया जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर जो एक कार्यक्रम यहां पर किए जा रहे हैं, यहां पे जो आज अनुदान हमारे सहयोगी वित्त मंत्री जी ने यहां पर प्रस्तुत किया है, मुझे लगता है कि अच्छा होता कि वह पहले एक बार नेता प्रतिपक्ष के साथ उनको बैठ जाना चाहिए था, नेता प्रतिपक्ष को अपने शाहजहांपुर की मिठाई खिलाते और नेता प्रतिपक्ष को बाटी चोखा भी उनका खाते तो अच्छा रहता। भाई बाटी चोखा खिलाया करें इनको, वित्त मंत्री जी को, जिससे आपके साथ बैठ करके आपके सुझाव को ले सकें। और मैं धन्यवाद दूंगा वित्त मंत्री जी को, अपर मुख्य सचिव वित्त और वित्तायुक्त को, वित्त विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों को, जिन्होंने इन नई मदों के माध्यम से प्रदेश के अंदर इस नई सोच को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान किया है। और आप सबका मैं एक बार फिर से धन्यवाद करूंगा कि कोरोना कालखंड में कोरोना से बचाव करते हुए इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के साथ साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। यही करना है, यही डायरेक्ट